नमस्कार दोस्तों। आज है हमारा डे 29 ऑफ आंसर राइटिंग और आज हम लोग जीएस टू इंडियन पॉलिटी के एक क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो कि बेसिकली यूपीएससी प्रीवियस ईयर का पार्ट रह चुका है और इसका पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ से इजीली मिल जाएगा। आइए देखते हैं कि आज का क्वेश्चन क्या है। देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि टू व्हाट एक्सटेंट इन योर ओपिनियन हैज़ द डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर इन इंडिया चेंज द गवर्नेंस लैंडस्केप एट द ग्रास रूट। देखिए बताना है कि जिस तरह से भारत में डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर हुआ, यानी कि पावर सेंट्रल गवर्नमेंट से या फिर स्टेट गवर्नमेंट्स के हाथ से लेके लोकल बॉडीज़ को दिया गया, पंचायती राज को दिया गया, म्यूनिसिपैलिटीज़ को दिया गया, इसका क्या इम्पैक्ट पड़ा है गवर्नेंस, इसका क्या इम्पैक्ट पड़ा है ग्रास रूट लेवल के गवर्नेंस में। ठीक है, तो इसी बात को हमें बताना है कि ये डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर ने गवर्नेंस में क्या चेंज लाया एट द ग्रास रूट लेवल। तो आइए देखते हैं कि इसका हम किस तरह से आंसर डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे एक इंट्रोडक्शन के बारे में। देखिए जब भी इस तरह से पॉलिटिकल क्वेश्चन रहे, अगर आपको कोई इंडियन फेमस पर्सनैलिटी का कोई थॉट या उनका कोई आइडियोलॉजी आपको ध्यान में आए, आप इसलिए रख सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पर गांधी जी का विचारधारा को पुट किया। देखिए डिसेंट्रलाइजेशन, इंडियन डेमोक्रेसी में डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में सबसे ज़्यादा गांधी जी सोचते थे। उनका मानना था कि डिसेंट्रलाइजेशन बेस्ट तरीका है रूरल इंडिया को डेवलप करने का। ठीक है, तो वही लिखा हुआ है कि एज पर द विजन ऑफ गांधी जी डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, वही मतलब डिसीजन मेकिंग पावर लाइज इन द hands of the people. This is known as the democratic decentralization. The democratic decentralization will be the ट्रू फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडिया। ठीक है, वही सही फॉर्म में डेमोक्रेसी है, दैट इज द डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। ऐसा नहीं कि दिल्ली में बैठ के नियम बनाए ये डेमोक्रेसी है, नो। ग्रास रूट लेवल पे जो आम लोग रहते हैं, ठीक है, लोकल पीपल रहते हैं, उनके द्वारा बनाया गया रूल, ये सही डेमोक्रेसी है, ऐसा गांधी जी मानते थे। ठीक है, तो इन्हीं के विचारधारा को आगे बढ़ाते हुए 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 में हुआ था, जो कि ऑथराइज किया था किस चीज़ को, पंचायती राज सिस्टम 73rd से, और 74th से जो म्यूनिसिपैलिटी जिसको बोलते हैं अर्बन लोकल बॉडीज, इसको ऑथराइज किया गया था, हैव बीन द की माइलस्टोन इन द डायरेक्शन। ठीक है, अब देखिए ये रहा मेरा बॉडी वाला पार्ट और थोड़ा सा ना इसका एसोसिएटेड हिस्टोरिकल फैक्ट को हमने यहाँ पर पुट कर दिया। ठीक है, ये एक शानदार इंट्रोडक्शन है। ठीक है, तब आइए आते हैं सीधे बॉडी वाले पार्ट पे। देखिए यहाँ पर है इम्पैक्ट ऑफ डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन ऑन द ग्रास रूट गवर्नेंस, जो कि मेरा मेन क्वेश्चन का थीम है। देखिए पहला क्या है, इन्हांस्ड पीपल्स पार्टिसिपेशन। सही बात है, इसने क्या किया, इम्पावर कर दिया लोकल पीपल को ताकि वो इन्वॉल्व हो सके इस चीज़ में, प्लानिंग की इम्प्लीमेंटेशन में और प्लानिंग के मॉनिटरिंग में। ठीक है, कि प्लानिंग कैसा चल रहा है, उसका आउटकम सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कौन सा प्लानिंग, डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स एट द लोकल लेवल। ठीक है, उसके अलावा वीमेन इंपावरमेंट। आपको पता होगा कि जो बहुत सारा लोकल गवर्नेंस का इलेक्शंस होता है वो रिजर्व होता है वुमेन के लिए, एससीज के लिए, एसटीज के लिए। ठीक है, तो वही लिखा हुआ है कि सी ऑफ वुमेन इन लोकल गवर्नमेंट। अब देखिए होता है ना कि चलो वहाँ की जैसे प्रधान, महिला प्रधान होती है, ठीक है, तो सी ऑफ वुमेन इन द लोकल गवर्नमेंट विच मे बी वाया रिजर्वेशंस ऑन इलेक्टेड सीट्स प्रमोट जेंडर इक्वलिटी। ठीक है, कि अगर इलेक्टेड सीट्स पे वुमेन रहेगी तो क्या होगा, जेंडर इक्वलिटी को प्रमोट कर रहे हैं, वुमेन को एम्पावर कर रहे हैं, वुमेन को डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, दिस इज द वुमेन एम्पावरमेंट। थर्ड वन इज अपलिफ्टमेंट ऑफ द मार्जिनलाइज सेक्शन। इसी पॉइंट का एक्सटेंशन एक तरह से कर सकते हैं। तो सो कॉल्ड, अब देखिए इस तरह के वर्ड्स को यूज़ करने से पहले आपको सावधान रहना है कि लोअर कास्ट आप ऐसे डायरेक्ट नहीं यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, सो कॉल्ड लोअर कास्ट, जिसको मैंने सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में ऐड कर दिया, के अंदर रख दिया, इसका मतलब एक्चुअल में कोई कास्ट लोअर नहीं होता है, लोग उसको लोअर कास्ट बोलते हैं, दैट इज द SC ST, गेट देयर एडिक्वेट शेयर इन डिसीजन मेकिंग एट द लोकल लेवल। सही बात है, अगर वो मुखिया रहेंगे, वो सरपंच रहेंगे, वो प्रधान रहेंगे, तो वो डिसीजन मेकिंग में ज़्यादा इन्वॉल्व हो सकते हैं। ठीक है, इस तरह से हम सोशल जस्टिस को भी प्रमोट कर रहे हैं। लेकिन आप देख रहे हैं किस तरह से डिसेंट्रलाइजेशन सोशल जस्टिस को भी प्रमोट करता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि ये रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट। अब देखिए जो लोकल गवर्नमेंट होता है ना, ठीक है, ये ज़्यादा रिस्पॉन्सिव होता है किस चीज़ के रिगार्डिंग, नीड्स एंड डिमांड ऑफ द लोकल पीपल। क्यों, क्योंकि वो पर्सन जो कि वहाँ गवर्नमेंट में है, मतलब जो पावर में है लोकल गवर्नमेंट के लेवल पे, वो तो उसी एरिया से बिलोंग करता है, तो उसको पता है कि यहाँ के लोग का डिमांड क्या है, यहाँ के लोग का नीड क्या है, इसलिए ज़्यादा रिस्पॉन्सिव है। देन इन्हांस अकाउंटेबिलिटी। देखिए सिंपल बात ये है कि एक आदमी, एक गांव का, वो अपने गांव के मुखिया से, अपने गांव के प्रधान से वो हर सुबह मिल सकता है, हर शाम मिल सकता है, कभी भी मिल सकता है, लेकिन वही MP MLA से नहीं मिलता है। वो MP प्रधान दिल्ली में बैठा हुआ है, वो MLA अपने स्टेट कैपिटल में बैठा हुआ है। ठीक है, तो इसलिए जो लोकल लीडर होता है उसका अकाउंटेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। तो वही हमने बताया यहाँ पर, पीपल्स कैन रेगुलरली इंटरेक्ट विद द लोकल रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, विच मेक देम मोर अकाउंटेबल। ठीक है, कि सुबह समझा कंप्लेन कर सकता है कि हाँ भाई यह दिक्कत है, कुछ कीजिए मुखिया जी, इस तरह से। ठीक है, नेक्स्ट है इन्हांस कैपेसिटी बिल्डिंग। अब देखिए जो गांव के लोग हैं, ठीक है, अगर डिसीजन मेकिंग में या गवर्नमेंट में उसका इन्वॉल्वमेंट बढ़ता है तो उससे क्या होगा, वो नेसेसरी स्किल और नॉलेज को एक्वायर कर सकता है।
ठीक है। अब देखिए ये मैंने 6 पॉइंट लिखा जो कि बताता है कि गवर्नेंस लेवल मतलब लोकल लेवल में जो गवर्नेंस है उसमें एक पॉजिटिव इंपैक्ट देखने को मिला। ठीक है, अब इसको कुछ एग्जांपल के थ्रू हम लोग प्रूफ करेंगे। तो फर्स्ट एग्जांपल इज दैट इज द केरलाज पीपल प्लान कैंपेन 1996 में आया था, जो कि एक्चुअली इसमें हुआ क्या ना, मतलब ना जो केरला गवर्नमेंट था ना वो ट्रांसफ़र कर दिया 30 to 40% ऑफ स्टेट डेवलपमेंटल बजट। ठीक है, जो स्टेट का डेवलपमेंट बजट था उसका 30 से 40% लोकल बॉडी के हाथ में दे दिया, लीजिए भाई आप काम कीजिए अच्छा से। इससे बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिला। देन तमिलनाडु का एक इनिशिएटिव था किस चीज़ के लिए, टू एम्पावर पंचायती राज विथ फाइनेंशियल एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी, मतलब पंचायती राज को ज़्यादा पैसा दिया गया, उसको एडमिनिस्ट्रेशन में ज़्यादा इन्वॉल्व किया गया। देन थर्ड वन इज महाराष्ट्र का डिसेंट्रलाइजेशन किया गया था, लोकल बॉडी को राइट दिया गया था वाटर सेट मैनेजमेंट प्रोग्राम को लेके यानी वाटर कंजर्वेशन के रिगार्डिंग। तो इन 3 एग्जांपल्स में ना आउटकम अच्छा देखने को मिला है। ठीक है, अब देखिए लेकिन ये तो अच्छी अच्छी बातें थी, लेकिन देखिए मेरा राय पूछ रहा है ना, तो हमेशा हर कुछ अच्छा अच्छा ही तो नहीं होता है, क्योंकि यूपीएससी में क्या होता है कि हर चीज़ का 2 पहलू होता है, एक अच्छा एक बुरा पहलू। तो अब इसका ना मतलब निगेटिव साइड क्या क्या है तो हमने बताया यहाँ पर, बट देयर आर सम चैलेंजेस टू द डिसेंट्रलाइजेशन एज वेल। क्या क्या चैलेंजेस है, पहला आप ही तो सुनिए होइएगा, लैक ऑफ फंड। जो लोकल बॉडी होता है ना ये स्टेट पर टोटली डिपेंड करता है, जो स्टेट फाइनेंस कमीशन होता है वो डिटरमाइन करता है कि कितना पैसा दिया जाना चाहिए लोकल बॉडी को, और स्टेट वैसे भी पैसा कम देता है, स्टेट चाहता नहीं कि पावर मेरे हाथ से छीना जाए और लोकल बॉडी के हाथ में जाए। तो लैक ऑफ फंड। दूसरा करप्शन है, इनएफिशिएंसी है, जो पीपल उसमें काम कर रहे हैं उतना इफिशिएंट नहीं है। ठीक है, करप्शन तो बहुत ज़्यादा है। पहले तो मुखिया एक ऐसा माना जाता है कि आप एक बार मुखिया बन जाए तो 7 पुश्त बैठ के खा लेता है, तो ये सब बहुत करप्शन का वो एंगल है। देन है लैक ऑफ स्किल एंड नॉलेज, है ना, जो लोग उसमें काम कर रहे हैं स्किल ही नहीं है, नॉलेज ही नहीं है कि भाई क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है, अनएजुकेटेड है कई सारा, मतलब लैक ऑफ नॉलेज एंड स्किल। देन लैक ऑफ लीडरशिप, वही बात है एक तरह से। ठीक है, उसको विजन ही नहीं है कि क्या मतलब बहुत सारे ऐसे लोकल बॉडीज है, बहुत सारे ऐसे पंचायत है जिसको पता नहीं है कि यार कैसे चलाना कैसे है। ठीक है, हम 5 साल बाद क्या अचीव करना चाहते हैं, देयर इज लैक ऑफ लीडरशिप, लैक ऑफ विजन। ठीक है, उसके बाद ये तो बहुत फेमस प्रॉब्लम है प्रॉक्सी लीडर। ठीक है, एट मेनी रिजॉर्ट सीट। देखिए जैसे आप सुने होइएगा रिसेंटली जैसे पंचायत वेब सीरीज आया था, उसमें भी क्या था, प्रधान महिला थी लेकिन सारा कुछ उसका हस्बैंड कर रहा था। ठीक है, पति प्रधान। ठीक है, तो जो पति प्रधान का कंसेप्ट है ये प्रॉक्सी लीडरशिप को शो करता है। ठीक है, कि यार विमेन सीट है रिजर्व विमेन के लिए, बट सारा कुछ मेल कर रहा है, ऐसा तो आप रेगुलरली देखे होइएगा सुने होइएगा। और ये लास्ट वन इज एडमिनिस्ट्रेटिव इंटरफेरेंस। ठीक है, एक तो जो टॉप ब्यूरोक्रेट्स होते हैं उनका भी इंटरफेरेंस होता है, या फिर जो हाइयर बड़े बड़े पार्टी के लीडर्स होते हैं उनका भी इंटरफेरेंस होता है। ठीक है, तो ये सब कुछ चैलेंजेस हो गया। देन उसको हम कंक्लूड करते हैं। आज मैंने आप लोगों के लिए एक बेहतरीन कंक्लूजन यहाँ पर डिजाइन किया है। देखिए, इन स्पाइट ऑफ दीज चैलेंजेस सिंस लास्ट 30 ईयर्स क्यों मैंने बोला, जो कि 1992 में आया था 73rd एंड 74th अमेंडमेंट, तो वहाँ से नियरली 2024 30 ईयर्स के आसपास हो जाएंगे, 32 ईयर्स। ठीक है, भारत, देखिए मैंने इंडिया पर लिखा था, बात मैंने मुझे ध्यान आया कि नहीं इंडिया सही वर्ड नहीं रहेगा, इंडिया को मैंने कट करके भारत लिखा। ठीक है, तो मैंने बताया इन स्पाइट ऑफ द दीज चैलेंजेस लास्ट 30 ईयर्स में भारत गॉट बेनिफिटेड फ्रॉम डिसेंट्रलाइजेशन। क्यों, क्योंकि रूरल इंडिया को हम लोग क्या बोलते हैं एक तरह से भारत, और डेवलप्ड अर्बन इंडिया क्या बोलते हैं, डेट इज इंडिया, है ना। तो भारत गॉट बेनिफिटेड फ्रॉम डिसेंट्रलाइजेशन। ठीक है, उसके बाद हमने बताया, देखिए अब मैंने पॉजिटिव नोट के साथ इसको एंड करेंगे कि बाय एड्रेसिंग द चैलेंजेस, जो ऊपर चैलेंजेस है इसको रिजॉल्व करके वी कैन इंश्योर इंक्लूसिव डेवलपमेंट। ठीक है, ताकि सबका डेवलपमेंट हो सके, रूरल अर्बन रिच पुअर सबका डेवलपमेंट हो सके। ठीक है, तो वी कैन इंश्योर इंक्लूसिव डेवलपमेंट एंड रिड्यूस द गैप बिटवीन इंडिया एंड भारत। ठीक है, यानी कि जो अर्बन इंडिया है, जो डेवलप्ड इंडिया है, जो अंडर डेवलप्ड इंडिया है, भारत, दोनों के बीच के गैप को कम कर सके। ठीक है, तो ये रहा हमारा आज का डिस्कशन, कैसा लगा आप बता सकते हैं। ठीक है, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन।